नमस्कार साथियों, आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। आपको पता होगा कि रीसेंट एग्जाम के जो भी प्रश्न हैं हमने करंट अफेयर्स का करा के रखा है कि जो भी एग्जाम में सवाल अभी हाल ही में बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। अगर आपको देखना है तो 71st बीपीएससी एनटीआरई 4 करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें देखिएगा जाके। फिर से एक नए कड़ी में हम लोग साइंस का आपका डिमांड था, तो साइंस के साथ साथ ईवीएस भी मैं लेके आया हूँ, जिसमें चूंकि ईवीएस में होता है साइंस ज्योग्राफी दोनों का पार्ट होता है, तो कोई कराता नहीं है इसको अलग से। तो ईवीएस का मेरा वीडियोस भी अलग से है और इसका ईवीएस का मैं इसमें कंपाइलेशन भी लेते आया हूँ, जो प्रश्न पूछे गए हैं साइंस में ही, तो इसको हम लोग देखेंगे। आपका 71st या टीआरई 4 के जो एग्जाम दे रहे होंगे, इसी टाइप का पेपर आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। लेटेस्ट पैटर्न आप देख सकते हैं। इस पेपर का इंपॉर्टेंस आपको इसलिए समझ में आएगा कि इसी में किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न सेम एग्जाम में रिपीट कर गया है। इसी तरह से आपके प्रश्न 71st या टीआरई 4 में रिपीट कर सकते हैं, साथ साथ उस टॉपिक से जरूर प्रश्न रिपीट करेंगे, ऑप्शन इधर उधर करके, ठीक है। तो एक और समस्या था कि सब लोग बोल रहे थे कि सर इंग्लिश कहीं मिल नहीं रहा है। सच बात है कि ये भेदभाव हो रहा है, इंग्लिश के लिए कोई वीडियो नहीं दे रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं इतना कर सकता हूँ। देखिए, बीपीएससी का पैटर्न ऐसा रहता कि इधर हिंदी इधर इंग्लिश पेपर रहता ना, तो हमको कराना आसान होता। लेकिन एक पेज में हिंदी एक पेज में इंग्लिश पूरा ऐसे कर देते हैं पेपर का, तो थोड़ा दिक्कत होता है। इसके लिए मैं कोशिश किया हूँ कि इंग्लिश वालों को दिक्कत ना हो, इसके लिए हिंदी में क्वेश्चन रख के और उस क्वेश्चन को इंग्लिश में हम बोल देंगे, ऑप्शन इंग्लिश में बोल देंगे और एक्सप्लेनेशन भी हम बाइलिंगुअल रखेंगे। आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग डीएसओ, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, उसके बाद से एमडीओ, मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, जूनियर लैब असिस्टेंट, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सिस्टम एनालिटिक्स के जो भी पेपर हुए हैं बीपीएससी के द्वारा, इसके प्रश्न को हम लोग साइंस और ईवीएस के प्रश्न को देखेंगे। तो जो लोग भी नए होंगे चैनल सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कह रहा है कि ऊपरी मिट्टी का कटाव एवं उर्वरकों एवं कीटनाशकों का बहाव जो जलाशयों में एकत्रित हो, उदाहरण है किसका। एक तरह समझिए तो ईवीएस का पेपर है, तो जहाँ एक्सप्लेनेशन ज़रूरत पड़ेगा हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। इसका मतलब होगा कि इरोजन ऑफ टॉप सॉइल एंड रन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स पासिंग इनटू वाटर बॉडीज आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो इस किसके एग्जाम्पल होंगे? एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऋणात्मक एवं धनात्मक प्रदूषण के, यानी कि निगेटिव एंड पॉजिटिव पॉल्यूशन के क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि निम्न में से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कह रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो होता है ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा ही बढ़ाया जाता है। तो इसका काम क्या है कि एक तरह का ब्लैंकेट कंबल की तरह काम करना और गैसों को रोक के वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में रखना, ताकि हमारा जो टेम्परेचर हो अर्थ का क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। तो इन गैसों में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वेपर का होता है, यानी कि जलवाष्प का होता है। कभी भी पूछे कि सबसे अधिक योगदान इसका होता है, और दूसरा स्थान जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस की बात करिएगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, इसके अलावा मीथेन हो गया। तो मीथेन 3 नंबर पे ऐसे आता है, मीथेन हो गया। सारे ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, ये ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का महत्वपूर्ण योगदान कहाँ पे होता है? जो हमारा एसिडिक रेन, अम्लीय वर्षा होता है उसमें। तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होते हैं आगे चल के आपको 2 एसिड बनाते हैं, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड और हम लोग किस एसिड के नाम से जानते हैं, नाइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं, जो क्या करता है, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न और कह रहा है कि पौधे के किस भाग को चरने वाले जानवर कभी भी नहीं खाते हैं। तो ये आपका लॉजिक वाला प्रश्न था। जो लोग भी लॉजिक लगाएंगे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज नेबर ग्रेज्ड बाई ग्रेजिंग एनिमल्स, ठीक है। रूट दिया है, जड़ दिया है, तना दिया है आपका यानी कि स्टेम दिया हुआ है, उसमें बार्क मतलब छाल दिया हुआ, और कास्ट मतलब कि लकड़ी दिया हुआ है। तो आपको पता होगा जड़ को भी खा लेगा, रूट को भी खा सकता है ये, और तना को भी खा सकता है, छाल को भी खा सकता है, लेकिन कास्ट जो लकड़ी होता है ना, उसको जो ये क्या करते हैं, नहीं खाते। तो ऑप्शन क्या होगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं अनॉक्सीश्वसन नहीं कर सकती। अनॉक्सीश्वसन क्या होता है? जो ऑक्सीजन के क्या होता है, अब्सेंट में होता है, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि विच सेल्स ऑफ आवर बॉडी कैन नॉट रिस्पायर
एनारोबिकली। तो इसका ऑप्शन दिया गया है मेच्योर्ड आरबीसीज, ठीक है, उसके बाद से आपका ब्रेन आरबीसीज, फिर मसल सेल्स, उसके बाद से क्या हो जाएगा न्यूली फॉर्म आरबीसीज, ठीक है। तो चारों ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिपक्व रक्त कणिकाएं, मतलब कि मैच्योर्ड आरबीसीज कह सकते हैं। आरबीसीज का काम क्या है, आरबीसीज का काम है कि हमारे शरीर से ऑक्सीजन को लेके जाना और आना, क्या है इसका, आरबीसी का काम है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो है ब्लड जो होता है कितना होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 माना जाता है। इसके आसपास अगर आएगा, आप मान के चलिएगा रक्त जो है तरल संयोजक उत्तक है, यानी कि कनेक्टिंग टिश्यूज़ है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तना का रूपांतरण है, मतलब कि तना, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मॉडिफाई स्टीम। तो देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तना यानी कि स्टीम और एक जड़ का मतलब रूट का होता है, मतलब कि रूपांतरण, मतलब चेंजिंग जो होता है, मॉडिफाई, कि ये बनते हैं क्या क्या, ठीक है। इसमें ऑप्शन है मैक्रो पौधों के न्यूमेटोफोर्स, ठीक है, तो इंग्लिश में भी वही होगा, न्यूमेटोफोर्स ऑफ मैक्रो प्लांट्स। उसके बाद से होगा नागफनी का कैक्टस, यानी कैक्टस फिलोकेट हो जाएगा। उसके बाद से कैबेज हो जाएगा, पत्ता गोभी हो जाएगा, और शलगम हो जाएगा, यानी कि टर्निप हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर इसमें क्या होने वाला है, देखिए ये किसका पूछ रहा है कि तना का रूपांतरण पूछ रहा है ना, कि कौन सा निम्न में से कौन सा तना का रूपांतरण है। तो इसमें देखिए ये पत्ता गोभी है, जड़ का हो जाएगा, शलजम जो होगा ये भी जड़ का होगा, और मैक्रो जो होगा ये भी जड़ का होगा। तो तना का क्या हो जाएगा, पत्ता गोभी, यानी कि एक मिनट, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नागफनी का फिलोक्रोड हो जाएगा। तो किसका, ये तना का ही क्या है रूपांतरण है। तो ऑप्शन क्या होगा, राइट नो, बी इज़ राइट आंसर। इसके अलावा पूछा जाता है कि तना में क्या क्या आ जाएगा। तो तना में आपका गन्ना, मतलब स्टीम में क्या क्या आ जाता है, तो स्टीम में क्या क्या आता है आपका, मॉडिफाई स्टीम में गन्ना आ जाता है, आलू आ जाएगा, अदरक आ जाएगा, बांडा आ जाएगा, जिमीकंद आ जाएगा। ये सब किसके हैं, स्टीम के आपके क्या है, मॉडिफिकेशन है। इसके अलावा आपसे पूछता है कि तना, यानी कि आप कह सकते हैं रूट का मॉडिफिकेशन कौन कौन सा है। तो जितने सलाद खाते हैं आप, शलजम हो गया, गाजर हो गया, इतना तो इंग्लिश हिंदी समझ में इंग्लिश वालों को भी आ जाएगा, मूली हो गया, क्योंकि दोनों को इंग्लिश बोलेंगे दिक्कत होगा, शकरकंद हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, मॉडिफिकेशन है, तो आपके रूट के मॉडिफिकेशन है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, बीजांकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। बीजांकुरण का मतलब हो गया कि आपको पता हो जैसे चना हम लोग भिगो कर रखते हैं तो उसमें से जमने लगता है वो, तो उसको बीजांकुरण कहते हैं। कि व्हाट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन, ठीक है। तो ये क्या ज़रूरत इसमें नहीं होता। देखिए इसमें आप देखिएगा तो इसके लिए मॉइस्चर भी चाहिए, नमी भी चाहिए, इसके लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, इसके लिए टेम्परेचर भी चाहिए, लेकिन इसके लिए खनिज लवण यानी कि मिनरल्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, कह रहे हैं कि मनुष्य के रक्त की पीएच वैल्यू क्या होती है, ठीक है। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो हमने बताया था अभी 7.4 होता है, उस रेंज में देखिएगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर आप फाइंड कर सकते हैं। उस रेंज के हिसाब से इस प्रश्न में आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, जिसमें 7.34 से लेकर 7.45 तक के ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कुछ चीज़ों का पीएच वैल्यू, तो आप याद रखिएगा कि सबसे पहले पीएच वैल्यू जो होता है, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज किया था, जिसमें आपके एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। वहीं आपकी बेस की बात किया जाए तो ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, ठीक है। अगर कहा जाए कि हमारा पीएच वैल्यू कुछ चीज़ों को पूछा जाता है, गैस्ट्रिक जूस का यानी कि जठर रस का कितना होता है पीएच वैल्यू, 1.2 होता है। एनसीईआरटी वाला मैक्सिमम हम बोल देते हैं कि पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आपका पीएच वैल्यू क्या होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH का होल ट्वाइस जो होता है, इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 10 होता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि कास्टिक जो सोडा होता है NaOH, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, NaOH जो होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है,
यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं। इसका पीएच वैल्यू 14 हो जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगर आप शुद्ध जल कहेंगे, प्योर वाटर जो होता है उसका पीएच वैल्यू 7 हो जाता है। नींबू यानी कि लेमन का पीएच वैल्यू जो होता है 2.2 हो जाता है। इसके अलावा कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बॉडी जो होता है, हमारे बॉडी का जो रेंज होता है पीएच वैल्यू का 7 to 7.8 के बीच में ये रहता है। तो बहुत सारे पीएच वैल्यू आप इस हिसाब से याद रख सकते हैं जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? कह रहे हैं मनुष्य में कलर ब्लाइंड एवं हीमोफीलिया बीमारी के कारण है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कलर ब्लाइंड एंड हीमोफीलिया डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग आर ड्यू टू। अब कह रहे हैं कि डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, यानी कि वाई गुण सूत्र पर उपस्थिति जो होता है प्रभावी जीन होता है। उसमें से डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, यानी कि एक्स गुण सूत्र पे उपस्थित प्रभावी जीन हो गया। उसके बाद से रिसेसिव जीन्स प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, यानी कि वाई गुणसूत्र पर उपस्थित प्रभावी जीन हो अप्रभावी जीन हो जाएगा। और लास्ट है कि रिसेसिव जीन्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, यानी कि एक एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें क्या होगा कि एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीन यानी कि रिसेसिव जीन्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम इस करेक्ट आंसर होगा। आपसे पूछा जाए कि कुछ आपके कहिएगा कि कुछ आपसे पूछा जाए कि आपका जेनेटिक डिजीज़ कौन कौन से होते हैं, तो आपके हीमोफीलिया जो होता है जिसमें ब्लड लगातार निकलता है कटने के बाद से, इसको हम लोग जेनेटिक डिजीज़ कहते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा है डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, या फिर कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये सारे क्या है आपके जेनेटिक डिजीज़ के क्या है उदाहरण है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। कह रहे हैं कि इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? तो एक तरह से इशिहारा टेस्ट जो है, इशिहारा टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ, क्या हो जाएगा? ये किडनी से रिलेटेड है कि आपका कलर विजन से रिलेटेड है कि लिवर फंक्शन से रिलेटेड है कि ये आपके प्रोस्टेट ग्रंथि से रिलेटेड है, ग्लैंड से रिलेटेड है। तो सिंपल सी बात है कि जब बीपीएससी का इंटरव्यू देने जाइएगा या फिर रेलवे में अगर कहीं जाते होंगे आप, तो आपको एक तरह का ये दिखाया जाता होगा, एक तरह का ऐसे डायग्राम जिसमें डॉट डॉट करके दिया गया होता है और ऐसे उसमें 8 बनाया गया होता है, 7 बनाया गया होता है और कहा जाता है इसको पढ़ के देखिए। तो ये आँखों से रिलेटेड है, तो इसका क्या हो जाएगा? कलर विजन टेस्ट है ये, तो क्या हो जाएगा? बी करेक्ट होगा। बीपीएससी इंटरव्यू में भी आपको ये चीज़ें, इंटरव्यू में नहीं मतलब इंटरव्यू के दिन ये चीज़ें कराई जाती है आपकी आँखों के लिए। तो इशिहारा टेस्ट इसके लिए होता है। आपसे पूछा जाए कि एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है, तो एलिसा टेस्ट जो होता है एड्स के लिए होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, तो टाइफाइड के लिए होता है। टाइफाइड के लिए क्या होता है? विडाल टेस्ट होता है। ठीक है, एक होता है आपका मेंटॉक्स टेस्ट होता है, वो किसके लिए होता है? टीवी के लिए होता है। ठीक है, विडाल आपके किसके लिए हो गया? टाइफाइड, और टीवी के लिए मेंटॉक्स टेस्ट हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस हिसाब से चलते हैं, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह रहे कि बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रावित करते हैं, यानी कि इसको अगर देखा जाए तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? इसका इंग्लिश होगा कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया सेक्रेट्स, क्या हो जाएगा? एंटीजन, एंटीबायोटिक, उसके बाद से एंटीबॉडीज़, एंटीफेरॉन्स हो गया। तो इसमें आपका पूछ रहा है कि सही उत्तर आपका क्या होगा? तो ये क्या होगा? एंटीजन इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कहा जाए कि एंटीबायोटिक जो होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। मैं कुछ एंटीबायोटिक का नाम बता दे रहा हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एग्जाम में आपके एग्जाम के लिए काफ़ी क्या होंगे? इंपॉर्टेंट होंगे एंटीबायोटिक्स के नाम। जैसे कि सबसे पहला एंटीबायोटिक आपसे पूछा जाए तो पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सबका नाम याद होगा फ्लेमिंग का। उसके बाद से अगर पूछा जाए कि एजिथ्रोमाइसिन, आप देखे होंगे सर्दी खांसी होता है जो एजिथ्रोमाइसिन प्रयोग किया जाता है, तो एरिथ्रोमाइसिन उसका प्रॉपर नाम है। तो एरिथ्रोमाइसिन भी क्या है? एक तरह का एंटीबायोटिक है। उसके बाद से अगर कहा जाए टेट्रासाइक्लिन, तो टेट्रासाइक्लिन भी क्या है? एक तरह का एंटीबायोटिक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि सल्फाडाइजिन, तो सल्फाडाइजिन भी क्या है? एक तरह का एंटीबायोटिक है। और क्लोरोमेफेनिकॉल जो है भाई एक तरह का क्या है? एंटीबायोटिक है। तो इन प्रश्नों से इतनी आपकी जानकारी मिल पाए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसके द्वारा लोहे को गैल्वनाइज्ड किया जाता है? गैल्वनाइज मतलब कि आपको पता है कि आयरन इज गैल्वनाइज्ड बाई, आपको पता है कि एक परत चढ़ा देते हैं जिसके बाद से क्या होता है? जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो ये जिंक के परत चढ़ाए जाते हैं, यशदलेपन कहते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपके ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि माचिस की तीली की जो टिप पर क्या लगा होता है? देखिए कि द मास्टिक टिप्स आर लोडेड विथ, तो क्या हो जाएगा? वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस,
फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो क्या होता है भाई, रेड फास्फोरस होता है, DSLI आपने देखा होगा जिस पे लगा होता है रेड फास्फोरस, जो कि रिएक्टिव होता है काफ़ी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। शाही जल जिसमें प्लेटिनम और सोने को गलाने की क्षत्रता होती है बना होता है एक मिश्रण से। देखिए कितना खतरनाक हिंदी दिया हुआ है। द रॉयल वाटर विच कैन डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम इज मेड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ। देखिए एक तरह का ये क्या होता है, एसिड होता है और एक्वेरिजिया कहा जाता है। हमने कई बार इसके बारे में डिस्कस किया है, NCERT में भी दिया है। एक्वेरिजिया का रेशियो होता है HCl 3 पार्ट होता है और HNO3 जो होता है नाइट्रिक अम्ल कितने 1 पार्ट होता है। इसको सोने और प्लेटिनम को भी गलाने की इसमें क्षमता होती है और इसके pH वैल्यू चूँकि एसिड है तो क्या होगा, 7 से कम ही होगा, लगभग 0 के आसपास होता है, काफ़ी एसिडिक होता है, 0 से थोड़ा सा अधिक होता है। ठीक है, 0 नहीं, मतलब 0 तो फिर न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आपको करेक्ट आंसर अगर देखिएगा तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट हो जाएगा। HNO3 जो होगा 1 पार्ट होगा, HCl जो होगा कितने पार्ट होगा, 3 पार्ट होगा। तो ए इज़ राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोयले की किस किस्म से यह पहचान किया जा सकता है कि इसका निर्माण जो है किस पौधे से हुआ है। तो ये पिट जो किस्म है इसको हम पहचान सकते हैं कि आपका निर्माण पौधे से हुआ है। ठीक है, तो अगर इसको आप कहिएगा तो कह सकते हैं कि वाट विल हैपन इफ़ ए रनिंग। हाँ, ये प्रश्न एक कोयला वाला प्रश्न है कि विच वैरायटी ऑफ कोल कैन बी यूज टू रिकॉग्नाइज द ट्रेसेस ऑफ प्लांट मटेरियल फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। तो क्या होगा, बिटुमिनस। तो देखिए अब सबसे पहले आप जानिए कि कोयला का जो प्रकार कोल का होता है कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट होता है, बिटुमिनस होता है, तीसरा क्वालिटी लिग्नाइट होता है और पीट चौथा क्वालिटी होता है। सबसे अच्छा क्या है, एंथ्रेसाइट होता है, सबसे घटिया पीट होता है। तो पीट को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि पीट कोयला से ही हम पहचान सकते हैं इसका निर्माण पौधों से हुआ है। ठीक है, तो डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन से अधिक योगदान करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें से अगर देखिएगा तो सबसे अधिक योगदान जो होता है ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ऐसे जलवाष्प यानी वेपर का सबसे अधिक योगदान होता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर हम लोग अब चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि नेक्टोस जो है, नेक्टोस समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च परभक्षी है। निम्न में से कौन सा नेक्टोन्स की श्रेणी में नहीं आता है। मतलब कि द टॉप प्रेडेटर्स इज मोस्ट मैरीन फूड चैन ऑफ कम्युनिटी इकोलॉजी आर नेक्टोस विच डज नॉट इंक्लूडेड। तो इसमें कौन नेक्टोस नहीं आता है, तो राइट आंसर होगा जेली फिश नहीं आता है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, एक करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न करेंगे DNA एवं RNA में से कौन सा तत्व नहीं मिलता है। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन DNA एंड RNA। तो दोनों में कह रहा है, तो देखिए DNA और RNA में देखिए एक चीज़ का अंतर आ जाता है, किस चीज़ का, तो आपके ऑक्सीजन का अंतर आ जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी नाइट्रोजन, सल्फर, आपके फास्फोरस तीनों होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा का परिवहन सिद्धांत किसके द्वारा किस प्रतिपादित किया गया। ठीक है, तो 10% सिद्धांत आपने पढ़ा भी होगा कि 10% लॉ ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम वाज प्रोड्यूस्ड बाई। तो आप ध्यान रखिए किसके द्वारा, लिंडमैन के द्वारा दिया गया। लिंडमैन ने क्या कहा कि कोई भी एनर्जी जो होगा, कोई भी खाद्य श्रृंखला जो हमारा फूड चेन होता है, एक जीव से दूसरे जीव में जाएगा तो 10% एनर्जी घट जाएगा। यानी कि कोई शाकाहारी, अगर कहीं प्लांट अगर 10,000 एनर्जी है उसके पास, 10,000 जूल है, अगर किसी दूसरे के पास जा रहा है यानी कि प्राइमरी वाले के पास जा रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, इसका 10% ही पहुँच पाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 1,000 पहुँच पाएगा। फिर अगले वाले को 100 पहुँचेगा, फिर अगले वाले को 10 पहुँचेगा, फिर अगले वाले का 1%। इसी को क्या कहा था, लिंडमैन ने 10% जो है रूल दिया। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा त्रैमासिक पत्रिका हॉर्नबिल प्रकाशित किया जाता है, जिससे अध्ययन किया जाता है। ये थोड़ा सा पटांग्स टाइप का प्रश्न हो गया। हॉर्नबिल्स इज ए क्वार्टरली मैगजीन पब्लिश्ड बाय द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी कि BNHS। इट इज़ कंसर्न्ड विथ, तो ये किससे कंसर्न्ड है, तो ध्यान रखिएगा ये कंसर्न्ड है आपको किससे, स्टडी ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट, मतलब कि वन्य जीव एवं वातावरण के अध्ययन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न करेंगे भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं। तो अगर वर्ल्ड की बात किया जाए तो वर्ल्ड में 12 हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, और भारत की बात किया जाए तो 4 हो जाएगा।
ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आर फाउंड इन इंडिया, तो क्या हो जाएगा 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। याद करिएगा कि अगर पूछेगा कि भारत में बायोडाइवर्सिटी जो है सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, उसके अलावा आप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनमें क्या होता है बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। बाकी जो हमारे प्रवाल होते हैं या फिर मैरीन होते हैं उनमें भी ये चीज़ें पाई जाती है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न का लंबवत तरंगे किससे नहीं गुजरती है। लंबवत तरंगे मतलब इसका सीधे से मतलब क्या है, इसका सीधे से मतलब है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैनॉट बी ट्रेवल थ्रू, मतलब जो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं वो किससे नहीं गुजरते। देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहने का मतलब सीधे साउंड को रिलेट करिए ना, ध्वनि, ध्वनि के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है और ध्वनि सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में इसका स्पीड इसके घटता हुआ क्रम है। ठीक है, लेकिन ये ध्वनि जो होता है वैक्यूम में नहीं चल पाता है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव जीवाश्म की उम्र निर्धारण में कौन सी विधि काम में लाई जाती है। ठीक है, जो भी हम लोग एज डिफाइन करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ द ह्यूमन फॉसिल, इसमें हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, वही आपका पृथ्वी का एज जानने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यदि एक चाली फ्रीज के दरवाजे को किसी कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो फिर क्या होगा। तो ये तो PYQ प्रश्न है, सबको पता होगा, ये कोई मतलब टफ प्रश्न नहीं है कि व्हाट विल हैपन इफ़ ए रनिंग फ्रीज डोर इज ओपन इन द रूम, तो क्या हो जाएगा, कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रूम टेम्परेचर विल राइज। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक द्रव की गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर दिया जाए तो निम्न में से कौन सा नहीं होगा। ठीक है, इफ़ द ग्रेविटी ऑफ ए फ्लूइड इज मेड जीरो देन व्हाट विल नॉट बी देयर, तो इसमें क्या नहीं होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें प्रेशर नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें प्रेशर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर में हो जाता है सीधे प्रेशर रिलेटेड है, किससे, ग्रेविटी से रिलेटेड है। क्योंकि जो है प्रेशर का फार्मूला देखिएगा, फर्स्ट फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का कहीं से न कहीं से संबंध जो है ग्रेविटी से है, तो इसीलिए आपका क्या होगा, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं कि सर्दियों में कंबल के बजाय 2 कंबल उपयोग में लाकर शरीर को गर्म किया जाता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इन द विंटर वी गेट वार्मर बाय यूजिंग 2 ब्लैंकेट्स इंस्टेड ऑफ 1 5, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 कंबल वायु का आवरण पैदा करते हैं और जो ठंडी हवा को अंदर घुसने से रोकते हैं, तो क्या होगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा कि 2 ब्लैंकेट्स इंक्लूड्स एयर विच डज नॉट अलाउ द कोल्ड टू पेनिट्रेट। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहुत पुराने दस्तावेज की लिखावट को पढ़ने के लिए कौन सी किरणें का प्रयोग किया जाता है। जो भी पुराने दस्तावेज होते हैं, विच रेज कैन बी यूज टू रीड वेरी ओल्ड रिटन डॉक्यूमेंट्स, तो ओल्ड डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए हम लोग IR इंफ्रारेड का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर कहा जाए कि पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो गामा रेज की क्या होती है, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अधिक होती है, यानी कि भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। अगर चार्ज की बात किया जाए तो आप याद करिएगा तो गामा जो पार्टिकल होता है, बीटा जो पार्टिकल होता है, इस पर हम क्या करते हैं, निगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और बीटा वाले पे और गामा वाले पे क्या होता है, नो चार्ज यानी कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोफोन का क्या कार्य है और यह किस में किसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइक्रोफोन, इट कन्वर्ट्स, तो माइक्रोफोन का काम क्या है, तो ये क्या करता है कि ध्वनि संकेतों को विद्युत चुंबकीय संकेतों में, तरंगों में परिवर्तित करता है, यानी कि साउंड सिग्नल्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन का मतलब हो गया कि हम मुंह पे ऐसे लगा के कुछ बोल रहे हैं, समझिए माइक से अगर पढ़ा रहे हैं तो साउंड लेता है और किसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या करता है, कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, ध्यान रखिए कई बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में सवाल पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो याद रखिएगा जो इस प्रकाश के स्पीड से चलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पूछा जाता है कि कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और कौन सा नहीं है, तो ऐसे भी लिस्टिंग करके आपके सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, तो उसमें आप एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। वो क्या है कि कुछ लिस्टिंग मैं बता रहा हूँ, उस लिस्टिंग से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं।
तो प्रमुख जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उसमें आप ध्यान रखिएगा, सीरीज़ भी याद रखिएगा कि गामा क्या होता है, सबसे ऊपर होता है, फिर एक्स होता है, फिर क्या होता है परावैगनिक होता है यानी कि अल्ट्रा वायलेट कह सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट कह सकते हैं, फिर विजिबल लाइट होता है यानी कि दृश्य तरंगे होता है, फिर इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड का मतलब अवरक्त किरणें हो गया, फिर क्या होगा शॉर्ट वेव्स मतलब रेडियो वेव्स भी कहते हैं इसको, शॉर्ट वेव्स या रेडियो वेव्स हो गया, और उसके बाद से क्या होता है लॉन्ग वेव्स हो जाता है। ठीक है, इसका क्रम मैंने ऊपर से नीचे लिखा है और इसको ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस लिस्ट में जब जाइएगा तो मैं बार बार बताऊँगा नहीं, इसमें आपको जो आविष्कारक है डिस्कवर है इसमें आपका एक्स वाले का इंपॉर्टेंट रॉन्टजन ने किया था। ठीक है, हर्शेल इंफ्रारेड का किया था, हर्शेल ने किया था, और गामा का पाल विलार्ड ने किया था। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ऊपर से नीचे आने पर मैंने क्या कहा, ऊपर से नीचे जब इस लिस्ट में आइएगा तो आपको क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पे आपकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ जो होगा आपका तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वही फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ऊपर से नीचे आइएगा तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपका क्या करेगा यानी कि आवृत्ति घट जाएगी। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार एग्जाम में, और एनर्जी कई बार पूछे तो लैम्डा जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी क्या होता है, लैम्डा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो चीज़ फ्रीक्वेंसी के साथ होगा वहीं क्या हो जाएगा। देखिए इसका उल्टा ये है ना कि ये गामा जो है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो एनर्जी भी क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, ये भी डिक्रीज़ करेगा। तो कई बार एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि आपके अभी देखिएगा रिपीट किया हुआ है। ठीक है, तो इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बल मट्ठे में से क्रीम को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द च्योर्ड मिल्क। ठीक है, तो कौन सा प्रयोग किया जाता है भाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा, अपकेंद्रीय हो जाएगा। अपकेंद्रीय क्या होता है, ये ऐसा फोर्स होता है जो बाहर की तरफ लगता है, जैसे कि आप वॉशिंग मशीन हो गया कपड़ा सुखाने का या फिर धोने सुखाने का, तो या फिर आपका मट्ठा महने का क्रीम वाला मशीन हो गया, ये सेंट्रीफ्यूगल पे काम करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रीपिटल क्या होता है, ये फोर्स बाहर की तरफ ना लग के अंदर की तरफ लगता है। कहीं आप राउंड करते हैं वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, कहीं राउंड करते हैं या फिर मौत की कुआं जो देखते हैं उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल जो होता है ये फोर्स बाहर की तरफ लगता है। इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी तरंगें सोनार में उपयोग की जाती है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है आपको सोनार में प्रयोग किया जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑडिबल वेव्स दिया गया है, रेडियो वेव्स दिया गया है, इंफ्रासोनिक दिया, अल्ट्रासोनिक का प्रयोग करेंगे, पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, क्या अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। और नेविगेशन में इसका नाविक लोग प्रयोग करते हैं ताकि आपके समुद्र में या कहीं आपके सीली बर्फ़ की या पहाड़ या फिर कहीं ऊंचा ऐसा टकराव आता है उसको क्या करने, पता लगाने के लिए। ठीक है, आपका 3 तरह का क्या होता है, ऑडियो होता है, एक क्या होता है, एक को कहते हैं हम लोग श्रव्य, अपश्रव्य यानी कि इंफ्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक क्या होता है, 20 हर्ट्ज से क्या होता है, कम होता है। दूसरा क्या होता है, ऑडिबल होता है यानी कि श्रव्य, तो श्रव्य क्या होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। और तीसरा क्या होता है, पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक, जो क्या होता है 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। देखिए कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बोलते हैं कि न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने खोजा था भाई, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने क्या किया था, न्यूट्रॉन की खोज किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन पे अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। वहीं प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है, तो इसको सारे को आप याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि तूफान आने की शुरुआत में बैरोमीटर की रीडिंग जो होती है क्या होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न CDPO में पूछा गया था। तो क्या कह रहा है कि तूफान आने की शुरुआत में बैरोमीटर की रीडिंग में क्या होता है, कि इन अ बैरोमीटर व्हाट विल बी हैपन इन द रीडिंग ऑफ ए स्टॉर्म इज लाइकली टू बैंग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी तूफान आता है तो बैरोमीटर का काम क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना। तो ये क्या होता है, रीडिंग डाउन सडनली एकाएक क्या होता है, इसका रीडिंग क्या होता है, गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए मैं कह रहा हूँ कि जब रीडिंग इसका एकाएक गिरे ना नीचे, तो समझ लीजिए कि स्टॉर्म यानी कि तूफान आने का संकेत है। और इसका रीडिंग जो हैगा धीरे धीरे अगर नीचे गिरता है, मैं कह रहा हूँ कि इसका बैरोमीटर का जो रीडिंग है, पाठ्यांक जो है धीरे धीरे अगर नीचे गिरता है, मतलब एकाएक गिरा तो तूफान आ गया, धीरे धीरे गिरेगा तो याद रखिए वर्षा धीरे धीरे गिरती है।
ऐसे याद रखिए, रेनफॉल का संकेत है ये। तो पूछेगा कि जब एटमॉस्फेरिक जो बैरोमीटर इसका रीडिंग आपका स्लोली धीरे धीरे मतलब नीचे गिरे, स्लोली डाउन हो, तो इसका मतलब क्या होगा, वर्षा का संकेत है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ता है तो एक किसका सिंबल होता है, मौसम साफ रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तब, और एकाएक जब ऊपर चढ़ेगा तब किसका सिंबल होगा। तो ये प्रश्न सीडीपीओ में पूछा गया है, ये ड्राई मौसम यानी कि क्या, ड्राई मौसम का संकेत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मौसम शुष्क होने का संकेत होता है। तो चलिए इन सब प्रश्नों को हमने देख लिया, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि जब एक सुई को धीरे से पानी में की सतह पर रखा जाता है तो वो तैरती है, ऐसा क्यों? क्योंकि व्हेन ए आयरन निडल इज केप्ट ऑन वाटर जेंटली देन इट स्विम, इट इज़ ड्यू टू, कि किसके कारण होता है, क्यों ऐसा ये तैरती है। तो किसके कारण होता है, ये इसलिए होता है कि सरफेस टेंशन के कारण, यानी ये कह सकते हैं कि सतही तनाव उसे तैरने में क्या करती है, सहायता करती है। तो ऑप्शन क्या होगा, इसका एक करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि धूप के चश्मों का क्रूक्स ग्लास का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन ए सन ग्लास क्रूक्स ग्लास इज यूज, इट इज़ बिकॉज इट कंटेंट्स, इसमें क्या होता है, तो इसमें इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें सीरियम ऑक्साइड होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसी एक में इंफ्रारेड लाइट का उपयोग नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है ये बोल रहा है कि इन वन ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रारेड लाइट इज़ नॉट यूज, दैट इज़, तो इस किस में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो याद रखिएगा कह रहे कि उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जिसमें कह रहे कि ब्रेथ एनालाइजर यानी कि श्वास विश्लेषक, तो इसमें प्रयोग होता है। दूसरा हो गया कि जाली दस्तावेजों को पता लगाने के लिए, तो इन द डिटेक्शन ऑफ फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, नाइट विज़न उपकरणों के लिए यानी कि नाइट विज़न ऑपरेटर्स के लिए, तो ये भी हो जाएगा। और अगला इन ग्रीन हाउस टू कीप प्लांट्स वार्म्स, तो इसके लिए भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका बी करेक्ट हो जाएगा, जाली दस्तावेजों को पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम संचार उपग्रह में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है, इन सूक्ष्म तरंगों की तीव्रता होती है। तो माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन ए आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ दिस माइक्रोवेव्स, तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये अटपटांग प्रश्न है कि 300 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, एक करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि जब लिफ्ट में नीचे उतरते हुए गति बढ़ती है तब हमारी श्वेय का वजन, ये हिंदी थोड़ा सा क्या है अटपटांग के, व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड देन द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे शरीर का वजन क्या होता है। तो देखिए हमारे शरीर का वजन क्या हो जाता है कि आपका क्या कह रहा है कि उतरते समय तो क्या होता है, ये डाउन हो जाता है, लेस दैन द रियल वेट ऑफ द बॉडी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लिफ्ट से रिलेटेड कई सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। देखिए अगर आपकी सिमिलर गति से ऊपर जाएगा, सिमिलर वेलोसिटी से लिफ्ट, या सिमिलर वेलोसिटी से नीचे आएगा तो हमारे बॉडी वेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि लिफ्ट जब एक्सेलरेटिंग गति से ऊपर जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो समझिए हमारा वेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाता है। और जब लिफ्ट जो है एक्सेलरेटिंग गति के साथ जब नीचे आता है तो हमारा वेट भी क्या करता है, आपका घट जाता है। तो एक्सेलरेटिंग गति से यानी कि त्वरित वेग से गति से जब त्वरित अगर त्वरण से ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, और त्वरित त्वरण से नीचे आएगा तो घटेगा। ठीक है, और अगर समान से जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक प्रश्न जब पूछा जाता है कि यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी अगर टूट जाए तो क्या होता है, फ्री फॉल की घटना होती है। फ्री फॉल मतलब मुक्त पतन की घटना होती है, और ऐसी स्थिति में लिफ्ट में पिंड का भार शून्य हो जाता है, यानी कि भारहीनता, वेटलेस की स्थिति आ जाती है। अगर कहा जाता है कि अगर नीचे उतरते समय लिफ्ट का जो है एक्सेलरेशन जो है आपका ग्रेविटी एक्सेलरेटिंग ग्रेविटी से ज़्यादा हो जाता है, तो हम उठ के क्या चले जाते हैं, उसके फर्श में जाके सट जाते हैं। ठीक है, तो यही ध्यान रखिए कि ग्रेविटी से अधिक होगा जब एक्सेलरेशन लिफ्ट का उतरते समय, तो हम लोग उठ के क्या चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। अगला प्रश्न है कि किस सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क्स ऑन दी, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास्कल लॉ पे काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, सब पे ये काम करता है। ठीक है, केपलर्स ने ग्रहों की गति का नियम दिया था, तो ध्यान रखिए न्यूटन का 3 गति का नियम आपको पता होगा। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न
क्या कह रहा है? कह रहा है कि जल निगम पेट्रोलियम भंडार के उत्खनन एवं अन्वेषण में कौन सहायक होता है? ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवॉल्व हीट एक्सप्लोरेशन ऑफ अंडर वाटर पेट्रोलियम डिपॉजिट इन डन बाई, तो किसके द्वारा डिपॉजिट होता है? तो इसका हो जाएगा इको ऑफ सॉक्स। तो क्या होगा? इको ऑफ सॉक्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसका पानी में डुबोने पर ऊष्मा निकलती है? किसको पानी में डुबोइएगा तो क्या होगा? हीट निकलेगा। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवॉल्व हीट व्हेन मर्ज इन वाटर, तो किसको डुबोइएगा तो निकलेगा? तो ये हो जाएगा, इसमें से किसी को डुबोने से नहीं निकलता है। देखिए आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड जिसे कहते हैं, चूना कहते हैं, उसमें हीट निकलता है, लेकिन ये वैसा कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि हीटर की कॉइल जो होती है वो किसकी बनी होती है? ये पूछा है आपका कि द हीटर कॉइल इज़ मेड ऑफ, तो किसका बना होता है भाई? ये हीटर की कॉइल जो होती है ये आपके टंगस्टन का बना होता है। तो क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, वही अगर बात करें हम लोग आयरन वगैरह करते हैं तो नाइक्रोम का बना होता है, उसमें आपको वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे साधारण पैराफिन संरचना होती है पदार्थ है, यानी कि द सिंप्लेक्स पैराफिन स्ट्रक्चर इज़ फाउंड इन, तो सबसे सिंप्लेक्स पैराफिन जो स्ट्रक्चर होता है किस में होता है? मीथेन में होता है। ठीक है, CH4 क्या होता है? इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीमेंट निर्माण जो है मिश्रण क्लिंकर में CaSO4 × 2H2O मिलाया जाता है, ताकि अब कुछ फार्मूला भी हम बनाएंगे। उसको इसलिए मिलाया जाता है क्यों? क्योंकि क्या हो जाए? सीमेंट के जमने का जो दर है क्या हो जाए? स्लो हो जाए, यानी कि डिक्रीजिंग द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। देखिए जो भी सीमेंट जल्दी जम जाता है ना वो क्या कहते हैं कि लो क्वालिटी का सीमेंट होता है। जो भी धीरे से जमता है उसको हम क्या कहते हैं? हाई क्वालिटी का सीमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले जिप्सम का फार्मूला CaSO4 × 2H2O होता है। अगर वही कहा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो CaSO4 × ½ H2O क्या होता है? इसका फार्मूला होता है। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि प्याज में पाए जाने वाले यौगिक जो आश्रु ग्रंथियों को उत्तेजित करता है वो कौन सा है? जब हम लोग प्याज काटते देखिए आंखों में पानी आ जाता है, तो पानी किसके कारण आता है? ये आपसे ये पूछ रहा है कि द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेट द टीयर ग्लैंड फाउंड इन ओनियन इज, तो क्या हो जाएगा? तो एलिल सल्फाइड यौगिक जो होता है, एलिल सल्फाइड कंपाउंड जो होता है, इसके कारण ऐसा होता है। ये नया प्रश्न है थोड़ा सा। अगला प्रश्न है कि हीरे कैरेट में मापे जाते हैं, एक कैरेट का वजन कितना होता है? ठीक है, तो कह रहे कि डायमंड्स आर मेजर्ड इन कैरेट, 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि चमकीले प्रकाश में फोटोक्रोमेटिक ग्लास काले हो जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या होता है? ठीक है, फोटोक्रोमेटिक ग्लास टर्न्स ब्लैक इन ए ब्राइट सनलाइट, द मेन रीजन ऑफ बेइंग ब्लैक ऑफ सन ग्लास इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके कारण ये होता है? किसके उपस्थिति के कारण? तो ये होता है सिल्वर आयोडाइड के कारण। ध्यान रखिएगा सिल्वर आयोडाइड के कारण ही क्या होता है? हमारा कृत्रिम वर्षा जो होता है AGI से ही होता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अगला प्रश्न है कि थायरोक्सिन एवं आयोडीन से परिपूर्ण कार्बनिक पदार्थ है जो मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, थायरोक्सिन इज एन आयोडीन रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली फाउंड इन, तो किस में पाया जाता है? थायराइड जो ग्रंथि होती है, थायराइड जो ग्लैंड होता है हम लोगों का होता है, उसमें पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आंत्र ज्वार या मियादी बुखार पैदा होता है, ये टाइफाइड डिजीज इज काउज्ड बाई, किसके कारण काउज होता है भाई? तो ये बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? टाइफाइड होता है। कुछ बीमारियों का हम नाम बता रहे हैं जो किसके कारण होता है। ठीक है, सबसे पहले बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में एक टाइफाइड हो गया, टाइफाइड के अलावा आपका TB हो गया, TB के अलावा टिटनेस हो गया, टिटनेस का डिफ्थीरिया हो गया, प्लेग हो गया, हुफिंग कॉफ यानी काली खांसी, निमोनिया हो गया, कोढ़ हो गया, गिनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया। ये सारे किसके कारण होते हैं? बैक्टीरिया के कारण होते हैं, यानी कि आपका कह सकते हैं कि जीवाणु के कारण होते हैं। वही वायरस से होने वाले जो रोग हैं, एड्स हो गया, उसके बाद से डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चिचक हो गया, उसके बाद से ट्रिकोमा हो गया, मिजल्स खसरा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, पीलिया हो गया, रेबीज हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, हर्पीस हो गया, सब किसके कारण होते हैं? आपके वायरस के कारण होते हैं। वही बैक्टीरिया से होने वाले रोग हो गए, तो जिसमें क्या होता है? मलेरिया हो गया, पायरिया सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस, पेचिस, काला जोर, ये सब किसके कारण होते हैं? आपके बैक्टीरिया से होने वाले ये प्रोटोजोआ से क्या होने वाले रोग हैं। तो सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपको टाइफाइड हो गया तो आपका कौन सा क्या होगा? कौन सा बॉडी पार्ट क्या होगा?
प्रभावित होगा। ठीक है, अगर आपको तो आंत जैसे टाइफाइड से हमारा आंत इफेक्टेड होता है, हैज़ा पेचिस से भी आंत इफेक्टेड होता है। अगर वही बात करें कि हेपेटाइटिस या पीलिया से लिवर हमारा इफेक्टेड होता है, यानी कि यकृत इफेक्टेड होता है। वही अगर पूछा जाए कि नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र किससे होता है, तो टिटनेस पोलिया रेबीज कोड से। टिटनेस पोलिया रेबीज कोड यानी टीपो रेको मैंने बताया था। जिनको डिटेल में देखना है वीडियो मेरा साइंस का PYQ बीपीएससी का आप जाकर देख सकते हैं। जितने आज तक बीपीएससी सवाल पूछे ऑलरेडी मैंने उसको करा रखा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि असूची या अप्रत्यक्ष कोशिका विभाजन जो है मुख्य रूप से होता है किस में होता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि आयोमेटिक डिवीजन इज मेनली फाउंड इन, तो किस में होता है, तो ये होता है प्रोकैरियोटिक्स में। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, होलोजोइक पोषण किसकी विशेषता है, तो ये किसकी होलोजोइक विशेषण जो है किसका है, ये एनिमल की विशेषता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल्स, जंतु का हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्न में से कौन सा जटिल कार्बनिक पदार्थ मनुष्यों द्वारा नहीं पचाया जा सकता है। तो देखिए ऐसे बनाए जाते हैं कई चीज़ें जो क्या होते हैं पशु ही कर सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाई ह्यूमन बेंग्स। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सेलुलोज हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं पचा सकते। ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक ATP से 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है तो एक व्यक्ति को 2800 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए, तो कितनी ATP की आवश्यकता होगी। तो क्या करिएगा, 2800 में आप 7.6 से भाग दे दीजिएगा, आपको 368 कुछ ATPs आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। इफ़ वन मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्रोड्यूस 7.6 कैलोरी एनर्जी देन ए मैन हु रिक्वायर्स 2800 किलो कैलोरीज एनर्जी शुड जनरेट हाउ मच ATPs। ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव की आंतों में कौन सी विटामिन का निर्माण जीवाणु द्वारा किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यानी कि कह सकते हैं विच विटामिन इज सेंसराइज्ड इन द ह्यूमन कोलोन बाय बैक्टीरिया। देखिए वही आंत जो मैंने बोला ना, टाइफाइड में कोलोन यानी कि हमारा कोलोन प्रभावित होता है। टाइफाइड हो गया, पेचिस हो गया, उसके बाद से हैजा हो गया। ठीक है, तो इसमें विटामिन क्या हो जाएगा, विटामिन आपका के इज़ राइट ऑप्शन। तो डी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों का तनाव हार्मोन किसे कहा जाता है। ये कटा जाता है, ये थोड़ा सा हमको लग रहा है गलत लिखा हुआ है, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन ऑफ द प्लांट इज। तो स्ट्रेस हार्मोन ऑफ प्लांट क्या होता है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ABA। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड आर, तो प्लाज्मिड क्या है, तो एक तरह के जीवाणु के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है, यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न का निम्न में से किस में अस्थि मज्जा नहीं होता है, बोन मैरो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विदाउट बोन मैरो। तो इसमें किस में बोन मैरो नहीं होता, तो चिड़ियाएँ जो होती है इसमें नहीं होता, बाकी मछली में होता है, छिपकली में होता है, चूहा में भी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कर है कि प्रोटीन का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला समान परीक्षण को क्या कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सामान्य परीक्षण जो है, अगले एग्जाम का प्रश्न है कि द कॉमन टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन इज। तो कौन सा टेस्ट इसके लिए हम लोग करते हैं, तो बायोरेटेट टेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वयस्क हृदय द्वारा पंप प्रति मिनट किए जाने वाला ब्लड जो है कितना होता है। तो द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड पर मिनट बाई ए एडल्ट हार्ट इज नियरली बाई 5 लीटर। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं कि क्रेब्स चक्र का प्राथमिक जो है कार्य निम्न में से उत्पादन करना होता है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्रेब्स चक्र साइकिल इज प्रोड्यूस बाई ATP। ठीक है, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु होता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि द मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज Fe2+, बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्न में सबसे खतरनाक इसमें से कौन सा है। तो मैंने कहा था कि गामा जो है सबसे खतरनाक है, जो कि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, एक्सरे में एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। अगले पे चलते हैं। करेक्ट, निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी कलर एमॉन्ग। क्या हो जाएगा, लाल हरा इंडिगो होगा। लाल हरा नीला हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं, लेकिन आयोग जो है ऑप्शन डी लिया है कि ब्लैक नहीं होता है। प्राइमरी कलर क्या होता है और सेकेंडरी कलर क्या होता है। प्राइमरी कलर को मिला के जब दूसरा कलर बनाया जा सकता है उसको प्राइमरी कलर कहा जाता है। ठीक है,
अगले प्रश्नों पर आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर निम्न में से किसके सिद्धांत पर काम करता है। तो कह रहे कि ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो भी क्रैक हीरा है वो चमकता है, इसी के कारण चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। वहीं मृगमच्छिका जो देखते हैं आप रेगिस्तानों में, जो चमकना होता है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही कारण होता है। सॉरी, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, कुल आंतरिक परावर्तन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। वहीं अगर कहा जाए कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है किसके किसकी घटनाओं में होता है, तो जो भी कलर की बात करते हैं ना, सारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। आसमान का नीला दिखना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखना, या फिर आप कह सकते हैं कि समुद्र का नीला दिखना, ये सारा ये प्रकीर्णन के कारण होता है। अगर वही पूछा जाए कि आपका अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के कारण क्या क्या होता है, तो जो भी झूठी घटनाएं होती हैं, मछली का पानी में ऊपर उठना, नींबू का बड़ा दिखना, या फिर आप कह सकते हैं कि तारों का टिमटिमाना, या फिर कह सकते हैं कि आप ये सारी घटनाएं जो होती है किसके कारण होती है, अपवर्तन के कारण होती है। या सूर्योदय सूर्यास्त के समय 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद सूर्य का दिखाई देना, ये सारे इसके कारण होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया को ठीक करने के लिए निम्न में से कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। मायोपिया इज विजन इज करेक्टेड बाई यूजिंग बाई ऑर्थो लेंस, यानी कनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। वही हाइपरमेट्रोपिया जो है दूर दृष्टि दोष किसके द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष में मायोपिया में नज़दीक की वस्तु दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। और वही उल्टा हो जाता है, दूर दृष्टि में दोष में आपको हाइपरमेट्रोपिया में दूर की दिखती है, नज़दीक की नहीं दिखती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आता है। अगला प्रश्न करें, किण्वन के दौरान ब्रेड केक को स्पंजी बनाने वाले निम्न में से कौन सा है। यानी कि द गैस विच मेक्स ब्रेड केक स्पंजी ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ क्या हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 0 फ़ारेनहाइट जल का गलनांक जो होता है। देखिए सब गलनांक मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और इन फ़ारेनहाइट पूछ रहा है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का कुछ मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कितने पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इक्वल होता है, तो कहिएगा -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इक्वल होता है। हमने सारे वीडियो में क्या किया है, डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ा रखी है। ठीक है, कैल्विन में बदलना है तो क्या करें, 100 जोड़ दीजिए। अगर पूछेगा कि बर्फ़ का गलनांक कैल्विन में कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में 100 जोड़ दीजिए, 100 कैल्विन हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि आपका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आप कहेंगे इसको फ़ारेनहाइट में बताइए, तो आपको फार्मूला पता रहेगा ना फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का, तो आप बता दीजिएगा। फार्मूला होता है C/5 F-32 अपॉन क्या होता है, 9 होता है। तो यहाँ पुट करके आप बता सकते हैं। फ़ारेनहाइट के जल में गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 0 हो जाएगा, 0/5 पूरा 0 ही हो जाएगा। F-32 अपॉन 9 हो जाएगा, तो 9 इधर जाएगा और F माइनस क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इस हिसाब से F की अगर वैल्यू फाइंड आप करते हैं, 9 तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार और मैं बताते रहूँ आपको, C/5 F-32 अपॉन 9 हो जाएगा। तो C 0 है, बाई 5 F-32 अपॉन 9। तो ये पूरा वैल्यू तो 0 से डिवाइड करें 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 हो जाएगा, F-32। यहाँ से F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 फ़ारेनहाइट आएगी। कोई भी वैल्यू देगा ना, अगर 40 डिग्री सेल्सियस दे रहा तो यहाँ 40 पुट कर दीजिए, 8 बार में कट जाएगा, 9 8 72 और 72 में 32 जोड़ दीजिए, 104 शायद आएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, 32 फ़ारेनहाइट क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। करें कि परमाणु संख्या 6 वाले तत्व जो होते हैं एलिमेंट का नाम क्या है। तो कार्बन का एलिमेंट एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। हीलियम का क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम 2 होता है। नाइट्रोजन का 7 होता है। सोडियम का क्या होता है, 11 होता है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि एलपीजी सिलेंडर में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इनमें से गंध वाले एजेंट का प्रयोग किया जाता है। तो द लीकेज ऑफ गैस इस एलपीजी सिलेंडर इज डिटेक्टेड बाय द स्ट्रोमिंग मेल्टिंग एजेंट क्या हो जाएगा आपका, थायोइथेनालाइमीन एमीन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मेसॉन निम्न में से उपस्थित होता है। मेसन आज आर प्रेजेंटेड इन, तो किस में होता है, ये होता है कॉस्मिक रेस में। क्या लिखा हुआ है, बाहरी किरण है, कॉस्मिक रे। इसीलिए हिंदी इंग्लिश ज़रूरी है भाई, खाली हिंदी पढ़ के आप संतोष मत करना, हिंदी वाले भी हिंदी से परेशान हो सकते हैं। ठीक है, तो सब लोग पीड़ित हैं। अगला प्रश्न है कि दबे हुए ठोस कचरे में कार्बनिक पदार्थ निम्न में से किस कारण से विघटित होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि द ऑर्गेनिक मटेरियल इन द ब्यूराइट बरीड सॉलिड वाटर डिकम्पोजेस ड्यू टू, तो क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा, यानी कि द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन इसका क्या होगा,
बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सूक्ष्म कण होते हैं वहीं क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, सी करेक्ट होगा। ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रिडक्शन की क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का हाशिया होता है, मतलब कमी होती है। ठीक है, दोनों जहाँ होगा रेडॉक्स रिएक्शन कराती है। यदि किसी चालक में 6 कूलम आवेश जो है 2 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा कितनी होगी। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 6 कॉलम चार्ज फ्लो फॉर 2 सेकेंड्स इन ए कंडक्टर। हमने टेस्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन दिया था, आपको याद होगा। 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, 3 वोल्ट क्या होगा आंसर। तो करंट पूछ रहा है तो कभी भी याद रखिएगा कि कभी भी एम्पियर में ही होगा। और इसको कैसे निकालिएगा, को पता होगा कि चार्ज जो होता है, मतलब आवेश जो होता है प्रति सेकंड क्या होता है, पर यूनिट टाइम का क्या होता है, बहा होता है, C/T होता है। तो क्या हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं कि आमतौर पर अभ्यस्त किए जाने वाला एसिड बेस संकेतक क्या है। मतलब कि कह सकते हैं कि कॉमनली यूज्ड एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है, लिटमस का घोल होता है, लिटमस सोल्यूशन होता है। ठीक है, लिटमस जो होता है ये क्या करता है, हमको इंडिकेट करता है। लिटमस जो होता है किसका बना होता है, लाइकेन का बना होता है। और ध्यान रखिएगा कि लिटमस कई तरह के होते हैं। नेचुरल जो लिटमस होते हैं, प्राकृतिक जो हमारे लिटमस होते हैं, उसमें आपको लाल पत्ता गोभी हो गया, टर्मरिक, हल्दी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नफ्थलीन वगैरह ये सब क्या है, आपके आर्टिफिशियल हो जाएंगे। ठीक है, फेलम्थलीन हो गया, नेफ्थलीन वगैरह, फेनाम्थलीन हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, साइंथेटिक हो जाते हैं बना हुआ। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है। ठीक है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या हो जाएगा। इसमें भी देखिए गजब लिखा हुआ है, रॉट आयरन होता है इसका प्योरेस्ट फॉर्म, यानी गढ़ा लोहा। ठीक है, अगर लोहा के प्रकार किया जाए तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ये क्या है, इसका टाइप है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि प्रोटोजोआ में भोजन का पाचन निम्न में से होता है। ठीक है, यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड इन प्रोटोजोआ अकर्स इन, किस में होता है भाई, भोजन रिक्तिका, यानी कि क्या कह सकते हैं फूड वैक्यूल्स होते हैं, उसमें होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर बढ़ना इसका उदाहरण है। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स इन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका एग्जाम्पल होता है, तो ये एग्जाम्पल होता है आपका केमोट्रोपिज्म का। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, केमोट्रोपिज्म इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि पर्यावरणीय कारकों का द्वारा रूपांतरण वेरिएंट का चयन निम्न आधार बनता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है। तो यानी कि सिलेक्शन ऑफ वेराइटी बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स फॉर्म्स, तो क्या फॉर्म्स होता है भाई, तो ये होगा आपका द बेसिस फॉर इवोल्यूशनरी प्रोसेस, यानी कि विकासवादी प्रक्रियाएं हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। देखिए लाइट वाला चैप्टर है, इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। देखिए आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि म्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, C/V होता है। सी क्या होता है, वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और वेलोसिटी ऑफ किसका कह रहा है, निर्वात में निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो ये हो जाएगा 2 × ये कह रहा है कि निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो निर्वात का वैक्यूम का पूछा है, तो वैक्यूम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इज, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यानी कि C/V करेगा तो 1 और 1, तो क्या हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें कुछ चीज़ों का, तो इसमें देखिएगा तो वाटर का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1/33 वाटर का होता है। याद कर लीजिए, पूछा जाएगा। जो बर्फ़ होता है, आइस जो होता है, बर्फ़ का आइस का क्या होता है आपका 1.31 होता है। एयर का क्या होता है, एयर का 1.003 हो जाता है। अगर वही बात करें क्राउन कांच का, क्राउन ग्लास जो होता है, इसका क्या होता है 1.52 होता है। और हीरा की बात करें ग्रेफाइट का, तो क्या होता है 2.42 होता है। कभी भी ये निकालने के लिए जब पूछेगा ना, तो अब इसमें कहाँ कैसे अप्लाइड होगा ये क्वेश्चन, कहेगा कि इसमें से किस में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम है, किस में ज़्यादा है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा ना, उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। तो अगर पूछा जाए कि निम्न में से किस में आपका स्पीड ऑफ लाइट कम है, तो ग्रेफाइट हीरा हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, डायमंड हो जाएगा, डी डायमंड हो जाएगा, क्योंकि 2.42 है। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही, म्यू का मतलब वही होता है कि ऊपर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये
ये ऊपर वाली वैल्यू जितना ही ज़्यादा होगी, नीचे वाली वैल्यू जितना ही ज़्यादा होगी, ऊपर वाली वैल्यू कम आएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट जितना ही कम होगा, यानी कि सिंपल सी याद रखिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा। और वैक्यूम का क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट हो जाएगा। आगे चल के ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं कि ऊपर फेंकी गई गेंद एक ऊंचाई पर जाकर नीचे क्यों गिरती है। मतलब कि ऊपर फेंकी गई गेंद एक ऊंचाई पर जाकर नीचे क्यों गिरता है, इसका रीज़न आपसे पूछा है कि वाई डज ए बॉल थ्रो अपवर्ड कम डाउन आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन हाइट। एक सर्टेन हाइट के जाने के बाद से नीचे क्यों गिर जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लगातार उस पर कार्य करता रहता है, तो इसीलिए क्या करता है, वो खींचता रहता है अपने ऊपर। तो ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट्स कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नहाने के बाद पंखे के सामने खड़े होने पर ठंडा क्यों महसूस होता है। कि वाई डू वी फील कूलर व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए फैन आफ्टर ए बाथ। तो ये ठंडा क्यों महसूस होता है, क्योंकि पंखे की जो हवा होती है ना, त्वचा से पानी का वाष्पीकरण इवेपोरेशन करती है। तो द मूविंग एयर इंक्रीज इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द स्किन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैमरे के इस्तेमाल किए जाने वाला प्रमुख ऑप्टिकल उपकरण क्या है। व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म बाई ए एक मिनट कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द मेन ऑप्टिकल कंपोनेंट यूज इन ए कैमरा। तो कैमरा में प्रयोग किए जाने वाला मेन ऑप्टिकल जो ये होता है, क्या होता है, लेंस होता है। बी करेक्ट होगा। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ मिसिंग है, जो पूछा है कि माइक्रोस्कोप में वस्तु की प्रतिबिंब कैसा बनता है। यानी कि व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन ए माइक्रोस्कोप। तो कैसा बनता है भाई, माइक्रोस्कोप में हमारा जो इमेज होता है वास्तविक और उल्टा, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये प्रश्न क्या हो चुका है, थोड़ा सा मिस हो चुका है, ध्यान रखिएगा। हमारे रेटिना पे प्रतिबिंब जो बनता है, इमेज बनता है, वो बनता है उल्टा बनता है, वो भी वास्तविक, रियल, उल्टा, इन्वर्टेड एंड छोटा वस्तु से बनता है, ध्यान रखिएगा। इसका क्या होगा, लेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ उपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी कि वेयर आर इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड इज एन एटम। तो कहाँ लोकेटेड होगा भाई, तो ऊर्जा स्तरों में, कक्षाओं में उपस्थित होते हैं। वहीं अगर बात की जाए न्यूक्लियस में, क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसी के कारण हमारा एटॉमिक मास बन पाता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बल हवाई जहाज के थ्रस्ट का विरोध करता है और निरंतर उड़ने के लिए इसे पार करना आवश्यक है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछा तो इंग्लिश वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है कि व्हाट आर द फॉलोइंग फोर्सेस अपोजेस द थ्रस्ट ऑफ एन एरोप्लेन एंड मस्ट बी ओवरकम फॉर सस्टेन्ड फ्लाइट। तो ये हो जाएगा आपका अवरोध, यानी कि ड्रैग हो सकता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पानी के बूंद के किस गुण के कारण यह मोम युक्त सतह पर फैलने के बजाय मोम की तरह गोल प्रतीत होता है। ये आसान सा प्रश्न है और घुमा के बोला है। देखिए, जो भी हम कह सकते हैं कि शानता कह सकते हैं, ठीक है, विस्कोसिटी के कारण ये चीज़ें होती है, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ ए वाटर ड्रॉप अलाउज इट टू बेड ऑफ ए वैक्स्ड सरफेस रैदर देन स्प्रेड आउट। तो ये क्या हो जाएगा, तो पानी के अणुओं के बीच मजबूत सनादि बल होता है, ससंजक बल कहने की तुलना में सतह के असंजक बल कम होता है। तो जो भी उसमें ससंजक बल लगते हैं, यानी कि कोहेसिव फोर्स लगते हैं, उसके एडेसिव फोर्स उससे क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी क्या होगा, करेक्ट होगा। और वर्षा के बूंद गोल इसी के कारण क्या करती है, दिखाई देती है। अगला प्रश्न है कि गीले बिजली के तार को संभालने का सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है। ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेफेस्ट वे टू हैंडल ए वेट इलेक्ट्रिक रॉड। तो सबसे सुरक्षित तरीका क्या है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगी, पहले प्लग से निकालना और फिर सुखाना। ये लॉजिक वाला प्रश्न है कि अनप्लगिंग इट फर्स्ट एंड देन ड्राई। तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता धातुओं में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज फाउंड ओनली मेटल। ओनली की बात का है तो क्या हो जाएगा, मेटल में क्या होता है आपका, डक्टिलिटी होता है, यानी कि तन्यता होता है, कि इसको तान के कितना भी बड़ा हम तार बना सकते हैं। इसके अलावा पीट के हम लोग इसको चादर बना सकते हैं, मैलेबिलिटी इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें उसको पीटने पे सोनर से साउंड निकलता है। ठीक है, इस तरह के आपकी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि जब कोई धातु किसी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाता है। ठीक है, कि व्हाट हैपन व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद ए डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के कारण एक मेटल जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन
गैस निकलता है। तो क्या हो जाएगा कि साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि आरओ वाटर प्यूरीफायर में यूवी ट्यूब का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, यानी कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ यूवी ट्यूब इन ए आरओ वाटर प्यूरीफायर। तो मेन फंक्शन वाटर प्यूरीफायर का क्या होता है, तो हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मारना तथा निष्क्रिय करना, यानी कि टू किल और डिएक्टिव हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि एनपीके उर्वरक का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम वाला जो उर्वरक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, एप्लीकेशन कहाँ का, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द यूजिंग एनपीके फर्टिलाइजर। तो इसका प्रयोग किया जाता है कैसे, पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए। ठीक है, टू प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट। ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न करें कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला क्या होता है। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटास रिस्पेक्टिवली। तो इसका होगा, कास्टिक सोडा को क्या बोलते हैं, NaOH कहा जाता है, और कास्टिक पोटास को क्या कहा जाता है, NaKOH कहा जाता है। अब कुछ फार्मूला आपसे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सारे फार्मूला को एक बार आपको सामने जिक्र कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि हमने कहा कि जो आपके धोवन सोडा कह सकते हैं, वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसको, और इसका फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि खावा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, कास्टिक सोडा को अभी आपने देखा कि NaOH के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हैवी वाटर को D2O कहा जाता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और अगर देखा जाए तो आप कहिएगा कि क्लोरोफार्म का फार्मूला कह सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्सी ऑक्सीक्लोराइड इसे कहा है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2 होता है। ठीक है, वही कहा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। वही जिप्सम का फार्मूला पूछा है तो CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ठीक है, वही अगर ब्लू पेट्रोल यानी कि नीला थोथा का फार्मूला पूछा जाए तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O होता है। ठीक है, वही अगर उजला होता है यानी कि वाइट पेट्रोल का फार्मूला पूछा है तो ZnSO4 इंटू 7H2O होता है। ठीक है, वही हरा कशिश यानी कि फार्मूला पूछा है तो FeSO4 इंटू 7H2O होता है। एप्सम साल्ट का फार्मूला क्या होता है, MgSO4 इंटू क्या होता है, 7H2O होता है। ग्लाबर साल्ट का क्या होता है, Na2SO4 इंटू 10H2O होता है। अगर आपको नोट करना है तो स्लो करके वीडियो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कि कास्टिक सोडा में कास्टिक पोटास। देखिए अब 2 सवाल यहाँ से पूछ दिया लगातार। अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है, कह रहा है कि कंपेयर टू कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटास, दोनों में कंपेयर करने की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि अधिक शक्तिशाली क्षार और अधिक नमी सोखने वाला है। ठीक है, कास्टिक सोडा की तुलना में कास्टिक पोटास जो होता है अधिक शक्तिशाली होता है और अधिक क्या करता है, ये नमी भी सोखता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर बेस एंड मोर हाइड्रोस्कोपिक कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दूध को दही में बदलने के लिए एक जो होता है टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट इज़ द आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर द कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड। तो इसका आइडियल टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि LPG के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यानी कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ LPG। तो मेन कंपोनेंट क्या होगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि आयन विनिमय विधि में कठोर जल में किन आयनों को हटाया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि इन आयन एक्सचेंज मेथड विच आयन आर रिमूव्ड फ्रॉम हार्ड वाटर। तो किसको हटाया जाता है, तो कहिए कैल्शियम और मैग्नीशियम को क्या करते हैं, हम हटा देते। तो ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सभी प्रजनन तंत्र के किस भाग में सामान्यतः निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं इन विच पार्ट ऑफ ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज फर्टिलाइजर यूजिंग अकर्ड। सभी प्रजनन तंत्र के किस भाग में सामान्यतः निषेचन होता है। ये इंग्लिश में ही सही लिखा है इस प्रश्न को, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, अंडाशय यानी कि ओवरी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्यों में अवशेषी अंग माना जाता है। ठीक, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंसिडर्ड एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन ए ह्यूमन। तो क्या हो जाएगा, आपको अपेंडिक्स को माना जाता है, यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ परजीवी से होता है। बहुत पहले मैं ये सारा तीनों का डिस्क्राइब कर चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज द काउज्ड बाय द प्रोटोजोआ पैरासाइट। तो कौन सा होता है, तो मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, इसका बी करेक्ट होगा। प्लाज्मोडियम से होता है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख, प्यास का नियंत्रण का केंद्र होता है।
ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको पता है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थ्रस्ट। तो क्या हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा। सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंस बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की, सेम प्रश्न आ गया। अगले प्रश्न पर आते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन किसकी विशेषता है, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किसका हो जाएगा, आवृतबीजी पौधा यानी कि एंजियोस्पर्म का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने वाले प्रमुख रंजक कौन सा है, यानी कि आप कह सकते हैं विच पिगमेंट्स इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैप्चरिंग लाइट एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका क्लोरोफिल, ए इज राइट आंसर। ठीक है, कैरोटीन जो होता है गाजर में होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, कह रहा है कि मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम अनुसार जीन, यानी कि अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जीन्स आर ऑलवेज। तो क्या हो जाएगा, ये युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से विभाजित होते हैं, यानी कि एजॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द गैमेट्स फॉर्मेशन। अगले प्रश्न पर आते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। तो आसान सा प्रश्न, ये तो पता ही है, विच गैस इज ऑब्जॉर्ब्ड बाई प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या किया जाता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जाता है, ऑक्सीजन निकाला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डीसी करंट है, डीसी करंट का स्रोत है, इसमें कौन सा डीसी करंट से चलता है, ये पूछ रहा है। तो ये प्रश्न हो जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ द डीसी करंट। तो क्या हो जाएगा, देखिए ट्रांसफार्मर में एसी चलता है, अल्टरनेटिव करंट है इसमें, गैस टरबाइन में भी अल्टरनेटिव करंट है, ट्रांजिस्टर में भी अल्टरनेटिव करंट होता है, लेकिन कोई भी बैटरी होता है उसमें डीसी करंट पे काम करता है। तो क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक तरल पदार्थ का दूसरे तरल पदार्थ में फैलाव क्या कहलाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ ए लिक्विड इन ए अनदर लिक्विड इज द कॉल्ड, क्या हो जाएगा, एमल्सन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लुईस के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द लुईस थ्योरी। तो पहला कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण की अवधारणा का उपयोग किया जाता है, इसमें ये तो ठीक है, गलत पूछा है ना। दूसरा, इसमें कहा जाता है कि क्षार एक यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन का युग्म दान करते हैं, ये भी सही है। इसमें प्रोटॉन के हस्तांतरण की अवधारणा का उपयोग किया जाता है, ये अपोजिट हो गया ना स्टेटमेंट, इसमें प्रोटॉन नहीं, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रक्रिया का गुण है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का क्या है कि इसके परिणाम स्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होता है, यानी कि इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सबस्टांसेस। केमिकल रिएक्शन होता है तो कोई नया क्या होता है, पदार्थ बनता है। अगला प्रश्न है कि उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिसमें प्रकाश का वेग क्या है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो क्या होता है, मैंने फार्मूला बताया C/V का फार्मूला बताया था, क्या हो जाएगा, C का क्या होता है, प्रकाश की चाल जो होती है, लाइट ऑफ स्पीड 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और इसका उस माध्यम का दिया हुआ है तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये कट जाएगा, इसको डिवाइड करिएगा तो आपको निकल के आएगा 1.5 आ जाएगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1.5, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है। ठीक है, तो ये भी अच्छा प्रश्न है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर पूछा जाता है आपसे, कुछ स्केलर और वेक्टर मैं आपको बता दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, यानी कि सदिश राशि की बात किया जाए, तो आप कह सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा। मोमेंटम यानी कि संवेग हो गया, वेग हो गया यानी कि वेलोसिटी, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हो गया, बल यानी कि फोर्स, त्वरण एक्सेलरेशन, आवेग यानी कि इम्पल्स, भार वेट। भार जो होता है सदिश राशि होता है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन अगर बात करें उसका किसका, द्रव्यमान यानी मास का, तो क्या होता है, अदिश यानी कि स्केलर हो जाता है। बल आघूर्ण यानी टर्क भी क्या है, टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यानी विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, सदिश राशि होता है। धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी भी क्या होता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसकी बात करें अगर स्केलर क्वांटिटी का, तो स्केलर क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक करंट याद रखिएगा, विद्युत धारा, ताप यानी टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, द्रव्यमान अभी हमने बात किया, मास, ये भी क्या होता है आपका वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होता है। चाल यानी स्पीड, वॉल्यूम आयतन, कार्य वर्क जो होता है, उसके बाद से टाइम, एनर्जी, ये सारा क्या होता है, ये सारा आपके स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशियाँ होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि इसमें पूछा है, तो क्या हो जाएगा, बल यानी कि फोर्स जो होगा एक क्या हो जाएगा, ये देखिए सारा आ गया ना जो मैंने बताया, द्रव्यमान भी आ गया, ये तापमान, ऊर्जा सब आ गया।
तो बल जो होता है सदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड केवल होता है, वो क्या होगा आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपको कि संपीड़न और विरलन किससे संबंधित है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कंप्रेशन एंड द रेयरफेक्शन आर द फेनोमेनन एसोसिएटेड विद द साउंड। ठीक है, ध्वनि तरंगे जो होती है वो क्या होता है संपीड़न और विरलन के माध्यम से ये लोग चलती है। पास पास संपीड़न, दूर दूर जाना विरलन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा समस्थानिकों का प्रतिनिधित्व करता है। समस्थानिक यानी आइसोटोप क्या होते हैं। आइसोटोप का मतलब हो गया कि सम स्थान, यानी कि इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, लेकिन एटॉमिक मास जो होता है डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक नंबर सेम का मतलब हो गया जो मूड़ी पे लिखा रहता है माथे पे, उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। तो एटॉमिक मास डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, तो क्या होगा, सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। एटॉमिक अगर आइसो बार कहा जाए तो बार मतलब क्या होता है, भार, यानी कि उसमें क्या होता है एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो क्या होता है डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक मास जो होता है क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव विद्युत का अच्छा सुचालक है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या हो जाएगा, सल्टेड वाटर हो जाएगा, यानी कि नमकीन पानी। ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है। देखिए, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक होता है ना कि एक बार इसको गर्म करेंगे और क्या कर सकते हैं, इसको फिर ठंडा करके और किसी चीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसको गर्म करके फिर किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है, अगर वही थर्मोसेटिंग की बात किया जाए तो थर्मोसेटिंग में क्या होता है कि एक बार अगर गर्म कर लीजिएगा ना, तो फिर दोबारा जो गर्म करिएगा तो फिर किसी चीज़ और चीज़ में क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट आप नहीं कर सकते। यही दोनों में अंतर है कि इसमें थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में क्या है, दोनों में यही आपको डिफरेंस आता है। और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग का कई बार एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है, तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा पॉलिस्ट्रीन हो जाता है, पॉलीथीन हो जाता है, नाइलिन हो जाता है, पॉलीफिनाइल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर थर्मोसेटिंग की बात किया जाए तो उसमें एक बार गर्म करने के बाद से फिर से आपको प्राप्त नहीं होगा। उसमें दो ही याद रखिएगा थर्मोसेटिंग में, एक वैकेलाइट, इसको छोड़ के सारा क्या हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक होगा। तो एक वैकेलाइट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका मेलामाइन हो जाएगा, मेलामाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक आपका नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप चेक करिएगा तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एपॉक्सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि फोटोवोल्टेइक सेल एक उपकरण है, यानी कह सकते हैं कि फोटोवोल्टेइक सेल इज ए डिवाइस विच इज कन्वर्ट्स। ये क्या कन्वर्ट करता है, तो ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो लाइट एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटो सेल कोई भी यही करता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, डायनेमो आपसे पूछा जाए कि डायनेमो क्या करता है, तो डायनेमो क्या करता है कि आपको मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को आपकी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। वही विद्युत मोटर की बात किया है तो मोटर क्या करता है, मोटर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी कि विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किस में, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के बारे में लिखने से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट अबाउट ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें देखिएगा तो कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मानक ताप और दबाव पर इसका स्वाद होता है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा करेक्ट पूछा है ना। देखिए, ये टेस्टलेस और स्मेललेस है, मतलब इसमें इट हैज़ द टेस्ट एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड द प्रेशर, तो ये गलत हो जाएगा, कोई टेस्ट नहीं होता, ये अत्यधिक ज्वलनशील होता है। ठीक है, ज्वलनशील खुद नहीं होता है, इट इज़ द हाईली इन्फ्लेमेबल, ये नहीं होता है, ये सहायता करता है जलने में। गैस होने पर यह हरा दिखता है, तो ये क्या होता है, कलरलेस भी होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इट इज़ अपीयर्स ग्रीन व्हेन इट्स गैस, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तरल या ठोस होने पर गहरा नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें सही पूछा है, तो तरल या ठोस होने पर यह गहरा नीला दिखाई देता है, क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाएं हैं, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का पूछ रहा है कि कौन सा इसमें फेनोमेनन है। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए कॉज ड्यू टू फेनोमेनन ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकीर्णन का इसमें कौन हो जाएगा, आकाश का नीला दिखना, आकाश का नीला दिखना, समुद्र का नीला दिखना, लाल दिखना सूर्योदय सूर्यास्त के समय, तारों का टिमटिमाना क्या होगा, रिफ्रैक्टिव हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि अपवर्तन के कारण ये होगा। इंद्रधनुष क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और डिस्पर्सन भी इसमें होता है। ठीक है,
एक प्रिज्म का ये तो डिस्पर्सन के कारण, विक्षेपण के कारण, ये विक्षेपण के कारण होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर आता है। अगला प्रश्न करें कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन BOD माप है। देखिए ईवीएस में मैंने इसको डिटेल में पढ़ा रखा है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द मेजर्ड बाय द ऑर्गेनिक पॉल्यूटेड इन वाटर। पानी में कार्बन के प्रदूषण को मापता है, जितना BOD का डिमांड होगा उतना ही पानी क्या होगा, पॉल्यूटेड होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर आता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस पर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो 45 नंबर क्वेश्चन करें कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ए मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थिर विद्युत आवेश यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ऑप्शन बी इज राइट। अगले प्रश्न पर आते हैं कि हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि यह कार्बन परमाणुओं से बना होता है, बिल्कुल सही। इट इज़ मेड ऑफ द कार्बन एटम्स, बिल्कुल सही है। ये बिजली का खराब संवाहक होता है। इट इज़ द बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल होता है। ग्रेफाइट लेकिन कंडक्टर होता है। ये सबसे कठोर पदार्थ होता है। इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांसेस, ये भी सही है। एक क्रिस्टल संरचना ग्रेफाइट के समान होती है, दोनों का अलग होता है, ठीक है। डी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म इसमें दिया हुआ है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट पेयर, ठीक है। तो इसमें करेक्ट पेयर देखिएगा तो ऑप्शन इसमें आपका ए वाला हो जाएगा। सुक्रोज जो होगा सरल शर्करा, ये सरल नहीं होता है, ठीक है। माल्टोज होता है टेबल शुगर, सुक्रोज को टेबल शुगर कहा जाता है, तो ये भी गलत है। ग्लूकोज जो डाइसेक्राइड नहीं होके पॉलीसेक्राइड होता है, मोनोसेक्राइड होता है, तो ये क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। एस्पार्टम जो होता है कृत्रिम मधुरक होता है, ठीक है। एस्पार्टम इज ए आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो ये क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि राइबोसोम केंद्र है किसका। तो राइबोसोम किसका केंद्र है भाई, यानी कि आप कह सकते हैं राइबोसोम आर सेंटर फॉर क्या हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का क्या होता है, जगह होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण आपको पता ही है, पौधों में होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुछ प्लास्टिकें हैं जिन्हें एक बार ढालने पर गर्म करके नरम किया जा सकता है, इन्हें क्या, एक बार ढालने पर गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता, इन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। तो यानी कि देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैनॉट बी सॉफ्टेड बाई हीटिंग, दिस आर कॉल्ड द, इसको क्या कहता है, थर्मोसेटिंग। मैंने अभी कहा कि थर्मोसेटिंग कहा जाता है, और मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, बेकेलाइट और मेलामाइन थर्मोसेटिंग का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुलक रसायन विज्ञान में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजन विधि से प्राप्त किया जाता है, यानी कि अपकेंद्रीय विधि से प्राप्त किया जाता है क्या। देखिए इंग्लिश में कुछ कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। व्हाट कैन बी ऑब्टेन बाई अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल मेथड इन पॉलीमर केमिस्ट्री, तो क्या प्राप्त करते हैं हम लोग, तो आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिकुलर मास प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाला हाइड्रोलिक ब्रेक का एक अप्रत्यक्ष एक एप्लीकेशन है कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज इन ए ऑटोमोबाइल्स आर डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ, क्या होता है इसमें, क्या एप्लीकेशन का पास्कल्स लॉ हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी कि आइंस्टीन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज किसके लिए भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा 1921 में। ये प्रश्न आपके बहुत पहले भी, ये किसका, सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसका है, ये आपका आइंस्टीन का ही है। अगला प्रश्न है कि वह तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम होता है, मैंने बताया था 40 डिग्री सेल्सियस पे। द टेम्परेचर एट विच द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल गिव द सेम रीडिंग, तो मैंने इसका तरीका बताया था CY5 F-32/9। तो क्या करें, दोनों का सेम की बात कर रहे हैं, तो अगर 40 माइनस रखिएगा तो 40 फिर आंसर भी आ जाएगा, -40/5 F-32/90 करेगा तो 5 40 होता है, और ये हो जाएगा 9 72 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा F-32 घटेगा तो फिर आपको -40 ही इधर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो -40 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लोहे का एक ठोस टुकड़ा पानी में डुबाया जाता है लेकिन पारा में तैरता है, देखिए वहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिया था इसीलिए गलती हो रहा था। CY5 F-32/9, ठीक है। तो सेल्सियस को -40 अगर लेते हैं तो 5 हो जाएगा, 5 40 -8 होगा, 8 9 72 माइनस हो जाएगा, और F-32 हो जाएगा। तो 72 में से 32 घटेगा, फिर क्या होगा, -40। तो -40 सेल्सियस में भी, -40 फ़ारेनहाइट में भी, ठीक है। लोहे के एक ठोस टुकड़ा पानी में डुबाया जाता है लेकिन पारा तैरता रहता है, तो इसका रीज़न पूछ रहा है, इसका रीज़न एक्चुअली क्या है। ए सॉलिड पीस ऑफ ए आयरन सिंक्स इन वाटर बट फ्लोट्स इन ए मरकरी बिकॉज, ये किसके कारण होता है, देखिए इस किसी के लिए होता है कि डेंसिटी ऑफ आयरन इज़ मोर दैन द वाटर बट लेस दैन द मरकरी, यानी कि लोहे का घनत्व जो होता है पानी घनत्व से
लोहे का घनत्व पानी से अधिक लेकिन पारा से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो डूब जाएगा और जिसका कम होगा ऊपर तैरने लगेगा। तो क्या होगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन जो है कौन सा है, द फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या हो जाएगा, इंसुलिन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिकथन दिया हुआ है और स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसको पढ़िए। कह रहा है कि लेज़र का उपयोग चंद्रमा जैसे दूर की वस्तु को मापने के लिए किया जाता है। लेज़र इज यूज टू मेजर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज मून। तो क्या है, ये सही कथन है। कह रहे कि दूसरा है कि वे प्रकाश के अत्यधिक सुसंगत स्रोत हैं। दे आर द हाईली कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो इसमें क्या है कि ए आर दोनों सही है और सही व्याख्या है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयन Mg2+ के साथ समइलेक्ट्रॉनिक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि हु आयन इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। ये सिंपल सी बात है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, और माइनस जितना लगा होता है उतना जोड़ देते हैं, जितना प्लस होता है उतना घटा देते हैं, तो 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वही मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 12 होता है, तो 12, तो जितना प्लस लगा उसको घटाए, दोनों में 10 हो गया, तो ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाई बॉन्ड का निर्माण कौन से ओवरलैप के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ, तो क्या हो जाएगा, पी और पी ऑर्बिटल के कारण। अब आपको फिर 11th क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ने जाना पड़ेगा इसके लिए, ऐसे प्रश्नों को आप स्किप भी कर सकते हैं। एक्वेरेजिया के बारे में क्या है, कौन सा कथन आपके सही इसमें दिया हुआ है, ये पूछ रहा है। ठीक है, राइट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एक्वेरेजिया HNO3 और HCl का एक मिश्रण होता है जो 3:1 के मोलर अनुपात में होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि एक्वेरेजिया इज द मिक्सचर ऑफ द HNO3 एंड HCl इन ए मोलर ऑफ 3:1। तो 3 HNO3 कह रहा है भाई, ये उल्टा दिया है, 3 HCl होता है, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है कि नाइट्रोसोल क्लोराइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड एक्वेरेजिया को पीला या संतरा रंग देते हैं। तो यानी कि नाइट्रोसली ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इम्पैक्ट येलो ऑरेंज कलर ऑफ एक्वेरेजिया, ये क्या है, सही है। तीसरा है एक्वेरेजिया सोना और प्लेटिनम को क्या कर देता है, घोल सकता है। ठीक है, तो एक्वेरेजिया कैन डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये क्या है, सही है। एक्वेरेजिया का pH वैल्यू जो होता है 7 से ज़्यादा होता है। pH वैल्यू ऑफ एक्वेरेजिया से मोर देन 7, ये गलत है, क्योंकि एसिड है तो भाई मोर देन 7 कैसे हो सकता है, कम ही होगा। तो ये आपका दूसरा और क्या हो गया, दूसरा और तीसरा क्या है, सही हो जाएगा। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर दूसरा तीसरा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक धातु गुच्छा का उदाहरण है। इंग्लिश ही ठीक होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल क्लस्टर इज, तो मेटल क्लस्टर का एग्जाम्पल क्या होगा, Fe3CO का 12। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को स्किप भी कर सकते हैं, बस रट के जा सकते हैं, आएगा तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। तनाव और चिंता के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है। ठीक है, द ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड एनेस्थीसिया, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको कहा जाता है एंटीहिस्टामाइन कहा जाता है। ठीक है, एंटीपायरेटिक किसके लिए, बुखार के लिए यूज़ किया जाता है, ये आपको पता है। एनालाइजेसिक जो होता है एलर्जी के लिए आता है, और ये जो होता है ट्रैक्टिलाइजर जो होता है ये दर्द के लिए होता है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। मुक्त मध्यवर्ती कण यानी कि फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स को आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो 86 नंबर क्वेश्चन है कि द फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स कैन बी इजीली डिटेक्टेड बाई, किसके द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जब एक अंडा उबाला जाता है तो ठोस सामग्री में बदल जाता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, यानी कि व्हेन एग इज़ बॉइल्ड एंड चेंजेस इन द सॉलिड कंटेंट देयर इज, तो किसके कारण होता है भाई, अवस्था में वृद्धि के कारण, यानी कि इंक्रीज इन ए डिसऑर्डर। ठीक, अव्यवस्था में वृद्धि के कारण। अगला प्रश्न है कि अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार एक प्रतिक्रिया के स्थिरांक दर पर निर्भर करता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश ही सही है इसका कि एज ए अर्हेनियस कंसेप्ट द रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, तो किस पे डिपेंड करता है भाई, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक अल्फा कण वास्तव में क्या क्या होता है। ठीक है, कि एन अल्फा पार्टिकल इज, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो ये होता है कि हीलियम आइसोटोप, 2 बार आयनित हीलियम के, 2 बार आयनित हीलियम के, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा।
इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु बाईसाइक्लिक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट ए बाईसाइक्लिक? बाईसाइक्लिक का मतलब हो गया कि दो एटम का क्या होता है, ये शेयरिंग होता है। तो अब हर जगह आप देख पा रहे हैं जुड़ रहा है उस तरह से, लेकिन ये क्या होगा? पहला वाला नहीं होगा। ठीक है, इस स्पाइरोसाइक्लिक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ये करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा हार्मोन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन? तो पौधा हार्मोन कहिएगा साइटोकाइनिन हो गया, ये आपके पौधों के कह सकते हैं कि विभाजन में मदद करता है उसके। इंसुलिन जो है मानव हार्मोन है, एनिमल ये है, एस्ट्रोजन हो गया, थायरोक्सिन हो गया, सब है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि मस्तिष्क जिम्मेदार होता है, यानी कि द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, सोचने के लिए, रेगुलेटिंग हार्ट बीट मतलब कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, ये भी होगा मोर देन वन, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक गलत जोड़ा है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनकरेक्ट मैच्ड? तो आप इसमें देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि परते अंडे जो है ये क्या होगा? सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला करेक्ट होगा। लेयर्स एग, वाइल्ड सीड्स फैट्स होता है, बिल्कुल तेल बीज वसा होता है। और श्वेत क्रांति जो होता है दूध से, यानी वाइट रिवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड। लेकिन मधुमक्खी पालन सेरिकल्चर जो होता है, ये मछली दे रहा है, तो क्या होगा? सी इनकरेक्ट होगा। अगला है कि विकास दृष्टिकोण से हमारा अधिक साम्य है, मतलब कि इन इवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर कॉमन। तो किससे हम लोग बराबर होंगे भाई? तो होमोसेपियंस से ही बराबर होंगे। तो एक चीनी स्कूली लड़के के समान होंगे हम लोग, एक चाइनीज स्कूल बॉय के समान होंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मवेशियों की जीवाणु जनित बीमारी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज ऑफ द कैटल? तो क्या हो जाएगा इसमें? एंथ्रेक्स हो जाएगा। एंथ्रेक्स किससे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है। बाकी जो है रेबीज हो गया, काउपॉक्स हो गया, खुर और मुंह पका रोग जिसको कह सकते हैं हम लोग कि फूट एंड माउथ डिजीज़ हो गया, काउपॉक्स हो गया, ये रेबीज़ हो गया, सारा वायरस होता है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर एम स्वामीनाथन का संबंध किससे? तो ग्रीन रेवोल्यूशन से, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वहीं अगर बात करें नॉर्मन बोरलॉग का, वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है वो, मैक्सिको। जैविक खेती के लिए प्रयुक्त उर्वरक शामिल हैं, यानी कि बायो फर्टिलाइज़र यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्लूड्स। तो क्या हो जाएगा इसमें? पहला कह रहा है कि सहजीवी स्वतंत्र जीवित नाइट्रोजन स्तर करने वाले बैक्टीरिया, यानी कि सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। दूसरा है नाइट्रोजन स्थिर करने वाला साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद से फॉस्फेट घुलनशील सूक्ष्मजीव, फॉस्फेट सोल्युबलिंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी होगा मोर देन वन। उपरोक्त तो सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। लाइकेन वायु प्रदूषण के लिए किस घटक के लिए अच्छा संकेतक है? लाइकेन्स आर द गुड बायो इंडिकेटर्स फॉर विच कॉम्पोनेंट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन? तो क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि पुंकेसर महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें होते हैं द एंथर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कंटेंट्स। तो इसमें क्या होते हैं? तो इसमें परागकण होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीगन्स ग्रेन्स होते हैं। तो क्या होगा? डी करेक्ट होगा। ठीक, अगला है कि जैविक खेती में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है भाई? ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट इंक्लूडेड। तो आपके पहला जो है बायो फर्टिलाइजर इसमें होता ही है प्रयोग, जैव कीटनाशक बायो पेस्टिसाइड्स भी होता है, उसके बाद से क्रॉप रोटेशन भी होता है, लेकिन बायो केमिकल फर्टिलाइजर रासायनिक उर्वरक का इसमें हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। अब प्रश्न दिया है कि गर्म चाय के कप में रखी धातु की चम्मच कुछ मिनट के बाद से गर्म हो जाती है। ए मेटल स्पून प्लेस्ड इन ए हॉट कप ऑफ टी बिकम्स हॉट आफ्टर फ्यू मिनट्स। कुछ देर के बाद से गर्म हो जाती है। क्या है स्टेटमेंट आपका? बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे स्टेटमेंट की धातुएं उष्मा की अच्छी चालक होती हैं। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिया, निम्न में से कौन सा ध्वनि के परावर्तन का उपयोग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? तो कौन प्रयोग करता है? देखिए इसमें अगर देखा जाए तो सोनार भी करता है, स्टेथोस्कोप भी करता है और इको भी करता है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए पेरिस्कोप नहीं करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? ABC करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि घर्षण के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए और इसको पहचानिए। तो इसमें क्या पहचानना है, इसमें देखते हैं आप लोग। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फ्रिक्शन। पहला कह रहा है कि घर्षण से उष्मा उत्पन्न होती है। फ्रिक्शन कैन प्रोड्यूस हीट। बिल्कुल सही है भाई, हिट होगा ही। घर्षण हमेशा गति का विरोध करती है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन। कभी चलिएगा तो पैर
पीछे की तरफ जो अच्छे से चल नहीं पाते वो फ्रिक्शन के कारण ही होता है। तो ये भी क्या है, सही है। चलने में घर्षण का उपयोग नहीं होता है। फ्रिक्शन इज़ नॉट यूजफुल इन वॉकिंग, अगर घर्षण का प्रयोग नहीं हुआ तो हम चल ही नहीं पाएंगे, तो ये गलत है। स्नेहक जो होता है लुब्रिकेंट्स घर्षण को कम करता है, तो लुब्रिकेंट्स रिड्यूस फ्रिक्शन, बिल्कुल सही है। क्योंकि मशीनों में देखिएगा जब आवाज़ अच्छी तरह से आता है तो उसमें लुब्रिकेंट डालते हैं तो वो चिकना चलने लगता है। तो 1 2 4 क्या होगा, ऑप्शन इसका ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि घरेलू विद्युत वायरिंग में तांबे के तारों का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड यूजिंग कॉपर वायर्स इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग। तो क्यों इसको प्रयोग करते हैं हम भाई, क्योंकि तांबा कम प्रतिरोध, रेसिस्टेंस इसका लो होता है, लेकिन क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि ये मैचिंग वाला दिया है। सबसे पहले विद्युत मोटर हमने पहले ही इसके डिस्कस किया है, ये प्रश्न जरूर आ रहा है, देखिएगा सारे एग्जाम में, इसको अच्छा से कर लिए। तो विद्युत मोटर क्या करता है भाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। विद्युत बल्ब क्या करता है, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर पैनल क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उस हिसाब से आपका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्दियों में यदि शीशे की खिड़की को अचानक गर्म किया जाए तो वो क्यों टूट जाती है, टूट सकती है। वाई डज द ग्लास विंडोज़ क्रैक इन द विंटर हीटेड रैपिडली। तो गर्म करने पे क्यों टूट जाता है कि असमान विस्तार से शीशे में तनाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा कि अनइवन एक्सपेंशन काउजेज स्ट्रेस इन द ग्लास, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई, तो इसको फिर दोबारा मैंने सारा लिस्ट बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होते हैं उनका सारा लिस्ट बताया था। तो कह रहे कि कौन नहीं है, तो देखिए इंफ्रारेड है, एक्सरे है, माइक्रोवेव्स भी है, लेकिन साउंड नहीं है। ये लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स हो जाएगा, तो ये आपका सी नहीं होता। ए बी डी कौन नहीं है, ए वाला नहीं है, तो क्या होगा, ए इसका सी, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्नों पर आते हैं कि ध्वनि साउंड जो है वाइब्रेशन से रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है ये। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति को कोने के पीछे की आवाज़ सुनाई दे सकती है लेकिन वह देख नहीं सकता है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि ए पर्सन कैन हियर अराउंड ए कॉर्नर बट कैन नॉट बी सी अराउंड इट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये पहला वाला क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा करेंगे, प्रकाश तरंगें ध्वनि तरंगों की तुलना में बाधाओं के चारों ओर अधिक आसानी से मुड़ जाती है। तो ये गलत है, उल्टा कह रहा है कि ये जो होता है ध्वनि तरंगें ही अधिक आसानी से मुड़ती है। तो लाइट वेव्स कैन नॉट बी बेंड अराउंड ऑब्स्टिकल मोर इजीली दैन द साउंड, तो ये गलत हो जाएगा। ये सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा, इसका सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सा कारण अंतरिक्ष यान में या अंतरिक्ष यात्रियों को भारहीनता दिखाने की सबसे अधिक सही व्याख्या करता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन्स व्हाई एस्ट्रोनॉट्स अपीयर वेटलेस इनसाइड ए ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यान के साथ घिरे हुए होते हैं, ठीक है, वो साथ साथ चलने लगते हैं, ठीक है, ग्रेविटी बार बार काम करती है। तो ये हो जाएगा कि दे आर फॉलिंग विद द स्पेसक्राफ्ट अंडर ग्रेविटी, ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से एक सजातीय मिश्रण नहीं है। सजातीय मतलब होमोलोगस, मतलब बराबर मिल जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस की बात कर रहा है तो देखिए नॉट ए होमोजीनियस कर रहा था, पीतल है, एयर भी है, लेकिन क्या होगा, चीनी का विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर भी है, लेकिन धुआं नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि धुआं में क्या होगा, ठोस क्या होता है, सस्पेंड होता है किसमें, गैस में। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि आरएनए में कौन से भस्म होता है जो डीएनए में नहीं होता है। तो देखिए इसमें एक ही अलग होता है, विच बेस इज द प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। तो देखिए एक का अंतर आता है किसका, यूरासिल का, ठीक है, जो आरएनए में होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट मैच। तो पहला कह रहे हैं कि द टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल क्या नाम है, फॉर्मिक अम्ल। तो ये गलत है। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक पाया जाता है। तो पहला क्या है, गलत है, ठीक है, तो पहला ही क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं कि संतरा में, जो ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, नींबू में साइट्रिक एसिड, अंगूर में, इमली में टार्ट्रिक एसिड सही है, बासी मक्खन में आपको क्या पाया जाता है, ब्यूटारिक एसिड पाया जाता है, सारे सही है। तो क्या होगा, पहला इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं 94 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक है। एरोमेटिक मतलब पूरा साइक्लिक होता है ये, तो उस हिसाब से ऑप्शन देखिएगा इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, जिसमें क्या होता है 12 सिग्मा और 3 क्या होता है, इसमें पाई बॉन्ड्स होते हैं, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूना में अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो फिर से बेरंग हो जाता है, इसका कारण क्या होता है? ठीक है, यानी कि आप 95 को कह सकते हैं कि CO2 व्हेन पास्ड इन एक्सेस इन लाइम वाटर टर्न्स कलरलेस एगेंस बिकॉज ऑफ क्या होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन क्या होगा इसका? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का संचालक है? मतलब कि क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 96 पूछ रहा है, तो सबसे पहले कहिएगा कि मोल्टेड लिथियम क्लोराइड, पिघला हुआ लिथियम क्लोराइड, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। और तांबे की तार यानी कॉपर वायर भी हो जाएगा, लेकिन कॉपर क्लोराइड नहीं होगा। तो कौन हो जाएगा? ए और बी, यानी कि ऑप्शन 96 का क्या होगा? डी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न करें, खून के जमने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ठीक है, विच एलिमेंट्स इज एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? कैल्शियम इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होता है जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करके क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो एल्युमिनियम और जिंक दोनों होता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन जिंक ऑक्साइड इज राइट आंसर। किसी तंत्र की हीट कॉन्टैक्ट को क्या कहा जाता है? ठीक है, द हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम इज नॉन, ऐसे क्या कहते हैं हम लोग इसको? एंथैल्पी कहते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑलरेडी मैंने कई बार इसको बता दिया कि सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 × 10H2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके साथ ही हमारे सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। किसी और सब्जेक्ट की डिमांड है तो जरूर बताइएगा। और हिंदी के साथ इंग्लिश का भी मेरा कॉम्बिनेशन जो आपको कैसा लगा और कुछ हेल्प मिला कि नहीं जरूर बताइएगा। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसे ज्वाइन करेगा। मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, लव यू ऑल।